एक जमाना था जब भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। यहाँ की दौलत, मसाले और कपड़ों के चर्चे पूरी दुनिया में थे। लेकिन फिर साल 1600 में एक कंपनी आई। कहने को तो ये एक ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि सत्ता हासिल करना था। चलिए देखते हैं कि कैसे मसालों के व्यापार से शुरू हुई ये कहानी एक पूरे साम्राज्य की नींव बन गई। ये शब्द ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एक बड़े अधिकारी के हैं, और ये एक लाइन उस पूरी कहानी को बयां कर देती है जिसे हम आज समझने वाले हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे भारत की दौलत को एक सोची समझी योजना के तहत ब्रिटेन पहुंचाया जा रहा था। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये दौलत का एक तरफा बहाव था। तो कहानी शुरू होती है साल 1600 से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस मिला। अगले 150 सालों में कंपनी ने धीरे धीरे भारत में, खासकर बंगाल में अपनी जड़ें जमा लीं। उस वक्त मुगल साम्राज्य अपने शिखर पर था, लेकिन 1757 में हुई प्लासी की लड़ाई वो टर्निंग पॉइंट थी जिसने व्यापार को सीधे सीधे सत्ता की लड़ाई में बदल दिया। तो सवाल ये है कि कंपनी ने ये छलांग लगाई कैसे? कैसे व्यापारी अचानक शासक बन बैठे? देखिए, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। ये एक सोची समझी रणनीति का नतीजा था, जिसकी शुरुआत हुई बंगाल की उपजाऊ जमीन से। जरा इस आंकड़े को देखिए, 60%। एशिया से जितना भी सामान ब्रिटेन जाता था, उसका लगभग 60% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बंगाल से आता था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल कंपनी के लिए कितना ज्यादा जरूरी था। ये उनके लिए सोने की खान जैसा था, और कंपनी इस पर पूरा कंट्रोल चाहती थी। इस टकराव के सेंटर में दो लोग थे। एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराज उद दौला, जो अपने ही दरबार में चल रही साजिशों से परेशान थे, और दूसरी तरफ था रॉबर्ट क्लाइव, एक बहुत ही चालाक और महत्वाकांक्षी कंपनी कमांडर। वो जानता था कि सिर्फ फौजी ताकत से काम नहीं चलेगा, धोखा भी देना पड़ेगा। प्लासी की लड़ाई को अक्सर एक बहुत बड़ी सैन्य जीत की तरह बताया जाता है, पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। असल में रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया था। तो जब लड़ाई का दिन आया, नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा लड़ा ही नहीं। मतलब ये एक लड़ाई से ज्यादा एक सौदा था। प्लासी की जीत के बाद कंपनी का असली चेहरा सामने आने लगा। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वो शासक थे, और उनके शासन का भारत पर बहुत गहरा और विनाशकारी असर पड़ा। इतिहासकार इस दौर को द ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, यानी धन की निकासी। पहले क्या होता था कि भारत से व्यापार करने के लिए ब्रिटेन को सोना चांदी देना पड़ता था, लेकिन 1757 के बाद सब बदल गया। अब कंपनी भारत से ही टैक्स वसूलती, उसी पैसे से यहाँ का सामान खरीदती और उसे ब्रिटेन भेज देती। मतलब भारत के ही पैसे से भारत को लूटा जा रहा था। कंपनी का एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूलना। इसके लिए किसानों पर बहुत भारी टैक्स लगाए गए और उन्हें बड़ी बेरहमी से वसूला जाता था। इसका नतीजा 1770 का बंगाल अकाल। अनुमान है कि इस अकाल में करीब 1 करोड़ लोग मारे गए थे। ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, ये इंसानों की बनाई हुई एक त्रासदी थी। अब ये जो आंकड़े हैं ना, ये सरकारी नीतियों की पूरी पोल खोल देते हैं। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। 1876 से 79 के बीच भारत में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, और उसी दौरान यहाँ से लाखों टन अनाज एक्सपोर्ट हो रहा था, ब्रिटेन जा रहा था। सोचिए, एक तरफ लोग भूख से मर रहे थे और दूसरी तरफ अनाज से लदे जहाज बंदरगाहों से रवाना हो रहे थे। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। करीब 20 साल बाद 1896 के अकाल में इतिहास ने खुद को फिर दोहराया। जैसे जैसे अकाल बढ़ता गया, भारत से अनाज का एक्सपोर्ट अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ये आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं कि कंपनी के लिए मुनाफा इंसानी जान से कहीं ज्यादा कीमती था। अक्सर ब्रिटिश राज के फायदों में रेलवे, पोस्टल सिस्टम और कानून व्यवस्था का जिक्र होता है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो इन सुधारों का पहला मकसद भारत का भला करना नहीं, बल्कि अपने शासन को और मजबूत करना था। रेलवे इसलिए बनाई गई ताकि बंदरगाहों तक कच्चा माल आसानी से पहुंचाया जा सके और विद्रोह को कुचलने के लिए सेना को तेजी से भेजा जा सके। खैर, कंपनी का ये शोषण और अत्याचार आखिरकार एक बहुत बड़े विद्रोह की वजह बना। एक ऐसा विद्रोह जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की पूरी शक्ल ही हमेशा के लिए बदल दी। 1857 का विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, सिर्फ चर्बी वाले कारतूसों की वजह से नहीं हुआ था।
ये तो सालों से जमा हो रहे गुस्से का एक विस्फोट था। आर्थिक शोषण, सामाजिक अपमान और धार्मिक मामलों में दखलंदाजी के खिलाफ ये आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई और इसने कंपनी के शासन की नींव हिलाकर रख दी। 1857 के विद्रोह ने लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को ये एहसास करा दिया कि एक प्राइवेट कंपनी के हाथों में भारत जैसे बड़े देश का शासन छोड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए 1858 में एक कानून पास किया गया जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी के हाथों में आ गया और यहीं से ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। तो कंपनी के राज और क्राउन के राज में फर्क क्या था? सबसे बड़ा फर्क था शासन करने के तरीके में। कंपनी एक बिजनेस थी, उसका मेन फोकस मुनाफा कमाना था। वहीं क्राउन का शासन सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था, जिसका मकसद भारत पर लंबे समय तक अपना कंट्रोल बनाए रखना था। गवर्नर जनरल अब वॉइस रॉय कहलाने लगा, मतलब रानी का सीधा प्रतिनिधि। ब्रिटिश राज की शुरुआत के साथ ही भारत की आज़ादी की लड़ाई एक नए और ज्यादा संगठित दौर में दाखिल हो गई। ये कहानी है उस लंबे और मुश्किल संघर्ष की। इस संघर्ष को कई महान लोगों ने लीड किया। महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता दिखाया, तो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने बलिदान का। रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह की मिसाल बनी। लेकिन इन कुछ बड़े नामों के पीछे लाखों गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग और बलिदान भी छिपा है। आज़ादी की ये लड़ाई कई पड़ावों से गुजरी। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन और दांडी मार्च जैसे आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने नौजवानों में आज़ादी का जोश भरा और फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेज़ों को ये साफ संदेश दे दिया कि अब उनका यहाँ टिकना नामुमकिन है। आज़ादी हमें तोहफे में नहीं मिली, ये दशकों के लगातार संघर्ष, लाखों लोगों की कुर्बानियों और कभी न टूटने वाले हौसले का नतीजा थी। और आखिरकार वो दिन आया। लगभग 200 सालों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत एक आज़ाद देश बना। ये एक साम्राज्य के अंत और एक नए राष्ट्र के जन्म का दिन था। ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है। एक कंपनी का एक देश पर कब्जा कर लेना और फिर उस देश का आज़ादी के लिए लड़ना, यह हमें शासन, व्यापार और ताकत के रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। सोचने वाली बात तो ये है कि इस लंबी और जटिल विरासत का असर आज भी हमारी दुनिया पर किस तरह पड़ रहा है।